हेलो एवरीवन। उत्तराखंड में हमने जो अरिहंत की सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसका ये चैप्टर नंबर 16 है, जिसमें उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को मैंने एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया है और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आई होप ये सारे अटैम्प्ट करेंगे आप और देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस इनमें से पता थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो हिमालयी भौगोलिक संरचना है, यानी इसका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिस तरीके से, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आपदाएं होती हैं वो आती हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक सामान्य आपदाएं कौन सी है? तो इनमें से कौन कौन सी आपदाएं हैं जो बहुत कॉमन है? तो ये भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टि, मतलब जो ज़्यादा बारिश होती है, ये सारे के सारे बहुत कॉमन है उत्तराखंड में। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है कि एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। बादल के फट्टे को क्या कहा जाता है? तो इसे अतिवृष्टि ही कहा जाता है। अतिवृष्टि के परिणाम स्वरूप कौन सी आपदाएं आती हैं? तो इसमें बाढ़ और भूस्खलन होता है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी आपदा सामान्य है? यानी जो हायर एल्टीट्यूड पे जो होता है वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो है हिमखंडों का गिरना, यानी जो ग्लेशियर्स वगैरह या फिर जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनका गिरना बहुत कॉमन है। हिमखंड सामान्यतः कहाँ गिरते हैं? तो इनमें से सिंपल सी बात है, घाटियों और ढालों पर ही गिरेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़ का जो मुख्य कारण है वो नदियों की ढाल, जो आपका नदियों का ढाल है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। कौन सी घटनाएं बाढ़ को उत्पन्न करती हैं? तो नदी मार्ग का अवरुद्ध होना इसमें बेस्ट ऑप्शन है। वनाग्नि क्या है? यानी वनों में जो अग्नि लगती है, सिंपल सी बात है। तो वनों में अग्नि कैसे लगती है? या तो प्राकृतिक या फिर मानवीय कारणों की वजह से लगती है, तो इसको वनाग्नि कहते हैं। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है? दैट मीन्स फॉरेस्ट कवर्ड जो है वो कितना परसेंट है? तो यहाँ पे 0.45 यानी 45% जो है वो वनों से कवर्ड एरिया है। वनाग्नि के प्रमुख मानवीय कारणों में से कौन सा है? तो मानवीय कारण क्या है? जलती तीली या खेत जलाना जो है मानवीय कारण है। भारत में कितने भूकंपीय जोन है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे ही आपके उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 5 जोन है, जिसमें से जोन 5 में उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड के कुछ ज़िले जो हैं वो जोन 5 में आते हैं, कुछ जोन 4 में आते हैं। उत्तराखंड मुख्यतः किन जोनों में आता है? तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, चौथे और पाँचवें जोन में आता है। ठीक है, और भूकंप के जो 68% है वो, और वर्ल्ड के लगभग 10% जो भूकंप है वो इसी जोन में आते हैं, और इसी जोन में सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है भूकंप का। भूकंप के संवेदनशील जोन 4 में कौन से ज़िले आते हैं? तो उत्तराखंड के जो ज़िले 4 जोन में आते हैं, जोन 4 में, तो देहरादून है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है और उत्तरकाशी है, ये जोन 4 में आते हैं। अति संवेदनशील जोन 5 में कौन से ज़िले आते हैं? तो यहाँ पे आपका चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये सारे मतलब जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हैं उसकी वजह से, इसके पर्सपेक्टिव से, भूकंप के पर्सपेक्टिव से। मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी सेंट्रल जो आपका थ्रस्ट है वो कहाँ से गुजरती है? तो वो चमोली से गंगा घाटी होते हुए कुमाऊं वाले रीजन में ये गुजरती है। टिहरी बांध का विरोध किस कारण हुआ था? तो टिहरी बांध का जो विरोध किया गया था उसमें भी यही रीज़न था कि इसके नीचे से जो है एक फॉल्ट लाइन जा रही है, और क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट लाइन में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो भूकंप का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, उत्तराखंड में भूकंप मापने के लिए भूकंपी स्टेशन कहाँ हैं? तो ये देहरादून और गरुड़गंगा में 2 जो लगाए गए हैं, जहाँ से आप लोग भूकंप का मतलब हम लोग पहले ही अलर्ट कर दिए जाए। उत्तराखंड का सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है? तो 2 ज़िले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं वो, एक तो आपका रुद्रप्रयाग है और एक आपका चमोली है। नैनीताल में पहला भूस्खलन कब हुआ था? तो 1866-67 के आसपास में एक पहला भूकंप हुआ था, और मैंने जब आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला पीरियड पढ़ाया था तो उस टाइम पे यहाँ पे रैमजे थे, तो इन्होंने इसके कारण को जानने के लिए एक टीम भी गठित की थी। ठीक है, तो उसी को पहला आपदा प्रबंधन के उसमें पहला कदम भी माना जाता है।
नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ? तो सबसे बड़ा जो भूस्खलन हुआ वो 1880 में हुआ। मापला भूस्खलन कब और कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1998 में पिथौरागढ़ में हुआ था, जो मापला भूस्खलन हुआ था। और मापला भूस्खलन में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनकी डेथ हो गई थी, तो इनका नाम आपको बताना है। मापला भूस्खलन में कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? तो राहत अभियान जो चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू एंजल। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कौन सी मानी जाती है? तो सबसे बड़ी जो अभी तक हुई थी वो केदारनाथ आपदा 2013 में जो हुई थी वो हुई थी, क्योंकि चौराबाड़ी ग्लेशियर जो केदारनाथ के पीछे ही है वो फट गया था, और मतलब वो टूट कर गांधी सरोवर में गिर गया था, और जहाँ से मंदाकिनी नदी का जो फ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। केदारनाथ आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ आपदा आपकी वर्ष 2013 में आई थी। केदारनाथ आपदा का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर था उसका टूटना और उसका गांधी सरोवर में गिरना, इसकी वजह से ही जो आपदा आई थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी झील जुड़ी थी? तो ये गांधी सरोवर आपकी जुड़ी हुई थी। केदारनाथ आपदा में सबसे अधिक नुकसान किस जिले में हुआ? तो सबसे अधिक जो नुकसान हुआ वो रुद्रप्रयाग जिले में हुआ था। केदारनाथ आपदा के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। ऑपरेशन सूर्य होप में किन बलों ने भाग लिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। तो इसमें चारों जो थे, आईटीबीपी था आपका, वायुसेना थी, एनडीआरएफ थी और बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों ने पार्टिसिपेशन किया था उस आपदा में। केदारनाथ में ऑपरेशन राहत किसने चलाया था? ऑपरेशन राहत जो वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य किस संस्था को सौंपा गया था? यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने केदारनाथ आपदा का जो है वो रिस्टैब्लिशमेंट के लिए काम किया था? तो वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान था, और ये आपको पता होगा ये उत्तरकाशी में है, 1969 में ये बना था। केदारनाथ पुनर्निर्माण में किसने विशेष योगदान दिया? तो कर्नल अजय कोठियाल जो हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद इन्होंने एक यूथ फाउंडेशन भी बनाया था, जिसमें कि जो वहाँ घाटी के जो युवा थे उनको आर्मी में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं में सर्वाधिक हानि किस कारण से होती है? तो सर्वाधिक हानि जो है वो भूकंप के कारण से होती है। ठीक है, तो भूकंप जो है वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उत्तराखंड में। 23 जून 1980 को कौन सा क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित हुआ था? तो 23 जून 1980 में ज्ञानसू उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ा था। 11 अगस्त 1998 को कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित हुआ था? तो 1998 में ऊखीमठ में जो है वो एक भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप आया था। वर्ष 2001 में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित हुआ? तो 2001 में बूढ़ा केदार टिहरी में आया था ये। वर्ष 2002 में कहाँ भूस्खलन हुआ था? तो जहाँ पे ये व्योमगाड़ भड़ासू क्षेत्र है, जहाँ पे 2002 में भूस्खलन हुआ था। अगस्त 2004 में किस स्थान पर भूस्खलन हुआ था? तो अगस्त 2004 में टिहरी बांध के पास में भूस्खलन हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो भूस्खलन से रिलेटेड हैं। अगस्त 2009 का प्रमुख भूस्खलन क्षेत्र कौन सा था? जहाँ पे अगस्त 2009 में जहाँ भूकंप आया था, तो ये कपकोट बागेश्वर में आया था। अगस्त 2010 में भूकंप कहाँ, भूस्खलन कहाँ हुआ था? अगस्त 2010 में तो ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में हुआ था। नहीं सॉरी, ये रिवर्स हो गए। अगस्त 2009 में मुंशियारी में हुआ था और अगस्त 2010 में कपकोट में हुआ था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में शहरीकरण की दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 30% जो है वो शहरीकरण की दर थी। शहरीकरण से कौन सा प्रभाव उत्पन्न हुआ है? तो ये बहुत कॉमन सा आपको दिख रहा होगा कि वनों की कटाई और पहाड़ों का जो क्षरण यानी वो हुआ है। वर्ष 1981 से 2011 के दौरान राज्य में कितने प्रतिशत प्राकृतिक वन नष्ट हुए हैं? तो लगभग 58.5% वन जो हैं वो इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। राज्य में कितने प्रतिशत प्राकृतिक झरने पूर्ण रूप से सूख गए हैं? तो प्राकृतिक झरने जो हैं वो लगभग 45% सूख चुके हैं।
45% के आसपास। पिछले 3 दशकों में भूस्खलन व बाढ़ के खतरे में कितनी वृद्धि हुई? तो 15 से 17% के आसपास जो है वो बाढ़ और भूस्खलन में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। 1981 से 2011 के दौरान जल बहाव में कितनी प्रतिशत की कमी आई है, यानी जो वाटर फोर्स है वो कितना प्रतिशत कम हुआ है? तो लगभग 11% की कमी आई है इसमें भी। पिछले 100 वर्षों में किन झीलों की जल क्षमता कम हुई है? तो 2 जो झीलें हैं आपकी, भीमताल और नैनीताल, ये बड़ी जो झीलें हैं कुमाऊं क्षेत्र की, इनमें जो वाटर कैपेसिटी है वो कम हुई है। बांधों और बिजली संयंत्रों के अधिक निर्माण से क्या प्रभावित हुआ है? तो इसमें से आप देख सकते हैं जो जल जैव जमीन संतुलन है वो इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। गंगा की किन सहायक नदियों पर बांध बने हैं? इनमें से कौन कौन सी है जो गंगा की सहायक नदियां हैं? तो मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा ये गंगा की सहायक नदियां हैं जिन पर बांध बना हुआ है। गैर शोधित सीवेज यानी जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट, अगर उसका सही वो ना हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो नदी प्रदूषण और तटों का उठना एक इसकी वजह से ये एक नुकसान होता है। राज्य में अवैध खनन से कौन सी आपदा बढ़ी है? ऑब्वियसली बात, अगर खनन होगा तो भूस्खलन ही होगा। नियम अनुसार पत्थर निकालने की अनुमति किससे है? तो मतलब जो अगर आपको अलाउड भी है कि आप पत्थर निकालें तो हाथ या युगान से है, आपको जेसीबी वगैरह से निकालने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो पर्यटन के बढ़ते दबाव से किस प्रकार की हानि हुई है? तो ये पारिस्थितिकीय तंत्र जो आपका इकोसिस्टम है उसको बहुत बड़ी हानि होती है, ये जो प्रेशर बढ़ता है। आपदाओं को रोकना क्यों असंभव है? क्योंकि प्रकृति कभी भी नियंत्रित नहीं की जा सकती है। ये बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे तरीके से बन गए क्योंकि हर एक लाइन को कवर करने की कोशिश की गई है, तो इस तरह से क्वेश्चन बने हैं ये। आपदाओं के प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जब 2013 में ये आपदा आई थी तो उसके बाद उत्तराखंड ने ये चीज़ शुरू करी थी 2013 में ही। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिस तरीके से एनडीआरएफ के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। आपदा प्रबंधन नीति किस मॉडल पर आधारित है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आधारित है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कौन कौन से निकाय आपदा से निपटने हेतु बनाए गए हैं? तो आपका आपदा प्राधिकरण, प्रतिक्रिया निधि, न्यूनीकरण निधि, ये सारी की सारी जो हैं वो आपदा से निपटने के लिए बने हुए हैं। आपदा प्रबंधन पर बनी त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम आपदा प्रबंधन ही है। ठीक है, जो एक ये बनाई गई है। राज्य स्तर पर आपातकालीन सहायता के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर जो है वो आपका 1070 है, 1070। जिला स्तरीय आपातकालीन केंद्र का टोल फ्री नंबर क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नंबर है वो 1077 है। नदी तटों से कितनी दूरी तक निर्माण पर रोक लगाई गई है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 200 मीटर तक जो नदी का एरिया है उसके आसपास आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, लेकिन क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत भी आती है ना। प्रत्येक जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन हेतु कितनी धनराशि दी गई? तो ये 50 लाख रुपए जो है वो प्रत्येक जिलाधिकारी हैं उनको ये 2013 में दी गई थी। ठीक है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ का गठन कब स्वीकृत हुआ? तो ये 2013 में ये आपदा आई थी, तो जुलाई 2013 में इसको बनाया गया था। एसडीआरएफ गठन के समय समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्यों की समिति थी और 21 जुलाई 2013 को जो है वो एनडीआरएफ के आधार पर राज्य में एसडीआरएफ बनाई गई थी। उत्तराखंड को एनडीआरएफ की स्थायी बटालियन कब मिली? तो स्थायी रूप से एक बटालियन मिली है 2018 में मिली है। भूकंप से बचाव हेतु कौन सी तकनीक आईआईटी रुड़की ने प्रदान की है? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये आईआईटी रुड़की ने बनाई है। सीबीएसई ने कौन सा पाठ्यक्रम आपदा से जोड़ा है? तो आपदा से जो जोड़ा गया है वो डिज़ास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से एक चैप्टर है, ये बनाया गया है सीबीएसई ने।
सरकारी भवनों को भूकंपरोधी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग जो है ये अपनाई गई है, जो भी सरकारी भवन है उनको भूकंपरोधी बनाने के लिए। राज्य में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य आपदा राहत व बचाव है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस वर्ष गठित हुआ? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपदा आई थी 2013 में तभी इसका गठन हुआ था। सो दीज वर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके आपदाओं से रिलेटेड आ सकते हैं, एंड आई होप आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी किए होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते तो ट्रस्ट में आपको अलग से कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने ये सीरीज़ बनाई है इसमें सारी की सारी बुक कवर्ड है, इवन अ सिंगल लाइन जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनाया गया है। सो आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। दिस वॉज द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।